हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द शुभजीत एकेडमी। तो अभी हम लोगों का जो चैनल है उसमें हम लोग अलग अलग प्लेलिस्ट किया है। केवीपीवाई का अलग सा प्लेलिस्ट है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके जेई मेन, नीट और केवीपीवाई का सबका अलग अलग प्लेलिस्ट में आप वीडियो देख सकते हैं। तो जैसे ये 2013 है, तो ऐसे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अलग प्लेलिस्ट बना लिया, फिजिक्स का अलग, मैथ का अलग, केमिस्ट्री का अलग। तो आज हम लोग 13A से पेपर सॉल्व करेंगे 11 का। तो क्वेश्चन में पहला दिया है, ए मैन इनसाइड ए फ्रीली फॉलिंग बॉक्स थ्रो ए हैवी बॉल टुवर्ड्स ए साइड वॉल। तो मान लो ये इसमें क्या है, इसके अंदर एक मैन है, उसने एक बॉल को फेंका। उसने साइड वॉल में एक बॉल फेंका। द बॉल कीप्स ऑन बाउंसिंग बिटवीन द ऑपोजिट वॉल। तो ये बॉल इसमें हिट किया, उसके बाद इधर भी आया। ऑफ द बॉक्स वी नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डिपिक्ट्स द मोशंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द एंटायर सिस्टम। तो जब भी ये आदमी एक बॉल को फेंकेगा तो उधर ये आदमी ने एक फोर्स दिया था फॉरवर्ड, तब जाके बॉल में एक फोर्स आया था। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन इज इक्वल टू एन ऑपोजिट रिएक्शन। तो इस आदमी में भी सेम फोर्स हॉरिजेंटली बैकवर्ड मिलेगा। तो इसका मतलब समेशन ऑफ हॉरिजेंटल फोर्स कितना है? समेशन ऑफ हॉरिजेंटल फोर्स 0 है। तो अभी ये पूरा जो सिस्टम है वो नीचे गिर रहा है। अगर नीचे गिरेगा तो फ्री फॉलिंग केस है। तो ये फ्री फॉलिंग केस, मान लो ये अर्थ की वजह से गिर रहा है, तो जी, तो जो फोर्स होगा इसमें, ये जो एम है, एम बोले तो टोटल एम, इस एम में सब कुछ है। तो ये जो फोर्स है ये है वर्टिकल फोर्स। तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स नॉट इक्वल टू 0। तो इसलिए अगर समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, इसका मतलब एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास अलोंग द हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 0। तो और हम लोग इसको अगर चेक करेंगे, समेशन ऑफ एफ भी इक्वल टू 0 होगा। तो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल टू 0। अभी एक्स एक्सिस में 0 है और ये नॉट इक्वल टू 0 है। ये अगर 0 है तो हॉरिजेंटल में चेंज ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑल्सो इक्वल टू 0। और इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 होगा तो फाइनल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का वैल्यू भी 0 होगा। इसका मतलब हॉरिजेंटली कोई वेलोसिटी नहीं है सेंटर ऑफ मास का। ओके, अभी ये वर्टिकल जो पोर्शन है, वर्टिकल कंपोनेंट है, इसमें नॉट इक्वल टू 0 है। तो डेल्टा भी ऑफ सेंटर ऑफ मास along y axis is not equal to 0। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो फाइनल वेलोसिटी भी सेंटर ऑफ मास नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब, और इसका जो डायरेक्शन है ये y डायरेक्शन है वर्टिकली, इसलिए सेंटर ऑफ मास का जो डायरेक्शन होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। हॉरिजॉन्टल कोई कंपोनेंट नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। इसको नोट कर लो। अभी क्वेश्चन नंबर 2, ए बॉल इज थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम ए हाइट विथ ए सर्टेन वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0। तो ये जो हाइट है, इस हाइट से एक पार्टिकल को मैंने फेंका। फिर से क्वेश्चन में जाओ, ए बॉल इज थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम ए, ये जो हाइट है कितना है, h हाइट है, सर्टेन इनिशियली वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। इनिशियली वेलोसिटी, पार्टिकल का वेलोसिटी जो है हॉरिजेंटली है, मान लो u। तो इनिशियली t इक्वल टू 0 में वर्टिकल कंपोनेंट का वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। तो y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। अब नेक्स्ट बोला, द बॉल बाउंसेस रिपीटिवली फ्रॉम द ग्राउंड।
तो ये पार्टिकल जब नीचे गिरेगा, नीचे तो g है तो पार्टिकल ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, ये एक एंगल में गिरेगा, वही दिया है। अभी जो ये एंगल है इस डायरेक्शन में, इसका एक कंपोनेंट इधर भी होगा। ये जो कंपोनेंट है ये है -gt और ये जो कंपोनेंट है वो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रोजेक्टाइल मोशन में चेंज नहीं होता, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वी नो दैट जब भी कोई भी कॉलिशन होता है तो पार्टिकल जब u वेलोसिटी से गिरता है और इसका अगर इलास्टिक कॉलिशन e है तब ये ऊपर जाएगा कितना वेलोसिटी से, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू e इंटू इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब ये इसका जो बाउंस बैक होगा अपवर्ड, तो वो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, -e इंटू इसमें कॉलिशन होने के टाइम वेलोसिटी। तो ये e का वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में दिया है नेगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड मोशन व्हिच फिगर डिप्लीट द वर्टिकल कंपोनेंट। क्वेश्चन में दिया है कोएफिशिएंट लेस देन 1, तो इसका मतलब e का वैल्यू अगर 1 से छोटा है तो फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी क्या होगा, कॉलिशन के पहले जो वेलोसिटी है उससे छोटा ही होगा, e का वैल्यू लेस देन 1 है। तो अगर छोटा है तो उसके बाद ये बाउंस बैक करेगा, बाउंस बैक जब करेगा तब उतना हाइट नहीं जा पाएगा क्योंकि e का वैल्यू 1 नहीं है। e का वैल्यू अगर 1 होता तो उतना हाइट गेन कर सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी का। इनिशियल वेलोसिटी 0 है और जब पार्टिकल ऊपर से नीचे गिर रहा था, मान लो ये पोजीशन में वेलोसिटी y डायरेक्शन में क्या है, -g इंटू टी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम बाद उसका टाइम आ जाएगा, g के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो कुछ वेलोसिटी मिलेगा, इसलिए ये नेगेटिव होगा। इसका कंपोनेंट क्या है, नेगेटिव, डाउनवर्ड, क्योंकि g का डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। और हम लोग अगर ऑप्शन बी में देखेंगे, ऑप्शन अगर हम लोग बी में बाद में देखता हो, ऑप्शन सी में देखो, ऑप्शन सी में ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट इक्वल या ये ज़्यादा है। तो हम लोग इलास्टिक कॉलिशन में यही देखा कि ई का वैल्यू 1 से छोटा है तो फाइनल वेलोसिटी ऑलवेज हर एक कॉलिशन के बाद छोटा हो जाएगा। तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इस पॉइंट में क्या है, सेकेंड पोर्शन में वेलोसिटी ज़्यादा है। एक्चुअल में कॉलिशन जब भी होता है ना, पार्टिकल जब कॉलिशन होता है, देखो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। कॉलिशन के पहले नीचे डाउनवर्ड था नेगेटिव, कॉलिशन के बाद ऊपर पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब ये चीज़ नेगेटिव होते होते मैक्सिमम वेलोसिटी में आया कॉलिशन के पहले, और जब भी कॉलिशन हुआ उसका वेलोसिटी एकदम पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव होगा और हाई होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये पॉइंट, तो इधर भी ये पॉइंट है, तो उसके बाद फिर से नीचे जाएगा। इस पॉइंट में क्या होता है, पार्टिकल एकदम मैक्सिमम हाइट में गेन करेगा, वेलोसिटी 0। तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें हम लोग सेम लिया था, ये पॉइंट या ज़्यादा लिया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट इसलिए कि ये मैग्नीट्यूड देखो इधर टच कर रहा है, सेकेंड वाला जो पार्टिकल है उसका मैग्नीट्यूड देखो थोड़ा ऊपर, और उसके पहले ये थोड़ा ऊपर। ये अगर देखोगे तो ये देखो ये, और ये देखो ये, और ये देखो ये। तो धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हो रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी वो डिक्रीज हो रहा है। इसमें ये वर्टिकल कंपोनेंट में है वी वाई पूछा है, ये वाई एक्सिस में क्या है, वी वाई। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, ए tall tank filled with water has a irregular shape as shown. The wall CD makes an angle 4, ये सब डिग्री में है, ये 45 डिग्री। With the horizontal the wall AB is normal to the base BC, length AB CD are much smaller than height of H। तो एक्चुअल में क्या होता है, मान लो ये कंटेनर है, तो ये इस कंटेनर में ये जो वॉल है, अगर इसमें पानी भरा है, मान लो ये पानी है, तो इधर प्रेशर क्या होता है, P = ρGH, और वॉल में क्या प्रेशर होता है,
इसमें प्रेशर होता है 0 प्लस रो जी एच बाई 2। अगर पूरा पानी भरा है तो ये प्रेशर क्या है, ए, मान लो ये पी है और ये क्यू है, तो टोटल पी क्यू जो वॉल है, पूरा वॉल में इतना प्रेशर होता है रो जी एच बाई 2। अभी ये क्वेश्चन में ये जो पॉइंट है, ए पॉइंट और डी पॉइंट टच किया, तो प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट डी। तो क्वेश्चन में पूछा है प्रेशर एट ए बी इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर ऑफ, इसके बीच में भी कोई अगर मैं पॉइंट ले लूँ, मान लो ये P ये Q, तो प्रेशर डिपेंड ऑन हाइट। ओके, कौन ऊपर जो सरफेस है, इस सरफेस से कितना हाइट है उसके ऊपर डिपेंड करता है, कार्ब के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। कौन सी कार्ब में ये प्रेशर डिपेंड करता है कितना ऊपर है, तो इधर से और ये वाला पोर्शन से सेम हाइट में है, सही है। तो पूरा ए बी और सी डी, इन दोनों केस में प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। पी ए बी इक्वल टू पी सी डी, दोनों केस में सेम होगा। अभी बी सी में प्रेशर एट बी सी, उसमें प्रेशर होता है रो जी इंटू कैपिटल एच, टोटल प्रेशर। तो अभी कभी आपको लग सकता है कि ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन और उस पोर्शन में प्रेशर थोड़ा कम होगा, मगर ये कम नहीं होगा क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा छोटा है कंपैरेटिवली टोटल हाइट। ये मान लो एक डैम है, डैम के नीचे छोटा सा पोर्शन ए भी है, उधर भी छोटा सा पोर्शन सी डी है। तो एक्चुअल में ये अगर टोटल ए पॉइंट अगर ये होता, अगर क्वेश्चन में ए पॉइंट अगर ये होता और बी पॉइंट ये होता, तो प्रेशर एट ए बी होता प्रेशर ऑफ बी सी बाई 2, जैसे इस क्वेश्चन में था। ये मान लो जैसे इस क्वेश्चन में है, इसका आधा है ना, तो हम लोग ऑप्शन ये जो सी है, इस चीज़ को हम लोग क्लिक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये टोटल वॉल में नहीं पूछा, ये सिर्फ इस छोटा सा वॉल में पूछा जिसका हाइट भी नेग्लिजिबल है कंपैरेटिवली टोटल हाइट। तो तीनों केस में प्रेशर सेम होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है क्योंकि हाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके पहले इसे नोट कर लो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, ए कंपनी accompanying a graph of position x versus t represent the motion of the particle if p and q are both positive, ये important है, both positive constant, the expression that best describe that acceleration of the particle। अभी ये ग्राफ x और t के रेस्पेक्टिवली है, तो ये ऑलमोस्ट देखो ऐसा, ये ग्राफ ऐसा है, तो इसमें ये इधर से ये जो पोर्शन है उसके बाद ग्राफ ऐसा होता है। मान लो ये पैराबोला है, ऐसा वाला पैराबोला, तो हम लोग इस पैराबोला को ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू प्लस 4x²। एग्जैक्टली यही ग्राफ नहीं है बट हम लोग देख सकते हैं क्योंकि वी नो दैट ये जो पैराबोला है, इस रेड कलर का पैराबोला, ये जो रेड कलर का पैराबोला है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² इक्वल टू 4ay। और येलो कलर का जो ग्राफ है उसको हम लोग लिख सकते हैं x² इक्वल टू -4ay। अभी इस क्वेश्चन में x क्या है, इस क्वेश्चन में x है t², y क्या है प्लस 4ax। इस क्वेश्चन में x क्या है t², ये है 4a x। हाँ, इस क्वेश्चन में x का वैल्यू t² है, इस क्वेश्चन में x में t² लिख सकता हूँ, ये 4ax लिख सकता हूँ। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको डेरिवेटिव कर देंगे, तो 2t इक्वल टू 4a dx बाई, अभी हम लोग इसको डेरिवेटिव करेंगे तो 2t इक्वल टू 4a dx बाई dt, तो ये कट गया, तो t डिवाइडेड बाई 2a इक्वल टू वेलोसिटी,
तो इसके बाद और एक डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2a इक्वल टू एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये क्या है एक्सेलरेशन। सिमिलरली हम लोग इधर भी कर सकते हैं 2t। सिमिलरली हम लोग इधर भी कर सकते हैं 2t इक्वल टू -4a dx/dt। तो और एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा 2 घटा, इसका मतलब 1/2a इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो इसमें एक्सेलरेशन ऑफ 1 पहले टाइम में जब ये ग्राफ ऐसा था उसमें एक्सेलरेशन क्या था पॉजिटिव था, और इसमें एक्सेलरेशन क्या है नेगेटिव है। तो कभी ना कभी इनिशियली एक्सेलरेशन पॉजिटिव था और फाइनली कभी ना कभी कोई भी पॉइंट के बाद वो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा था। तो हम लोग वही देखेंगे इसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन पहले और नेगेटिव एक्सेलरेशन बाद में कौन सा ऑप्शन में मैच करता है। तो पी और क्यू पॉजिटिव है, क्वेश्चन में दिया है पी एंड क्यू पॉजिटिव, और टी तो ऑलवेज पॉजिटिव। टी क्या होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसमें जितना भी वैल्यू पुट करो टाइम का ये क्या होगा ऑलवेज नेगेटिव। मगर मेरा जो ये डिटर इसमें और इसमें हम लोग अगर चेक करेंगे तो कभी ना कभी पॉजिटिव कभी ना कभी नेगेटिव था। तो इसमें अगर चेक करेंगे तो हम लोग टी का वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या आ रहा है नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो इनिशियली एक्सेलरेशन क्या था पॉजिटिव था, तो ये ऑप्शन भी गया। इनिशियली एक्सेलरेशन क्या था अकॉर्डिंग टू ग्राफ पॉजिटिव था। नेक्स्ट हम लोग सी में देखेंगे, ये तो पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव, ये हो सकता है क्योंकि एक्सेलरेशन इसमें t इक्वल टू 0 में पॉजिटिव p का वैल्यू पॉजिटिव होता है। t कुछ टाइम बाद ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा तो सेकेंड वाला टर्म इंक्रीज होगा, तो एक टाइम क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए डी इज़ ए परफेक्ट ऑप्शन। चलो इसको नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मेजर यूजिंग द 3 लाइन्स of the mercury vapor lamp mu1 mu2 mu3 at the measure refractive index these green blue yellow lines respectively। हम लोग सब जानते हैं कि लाइट का जो कलर है वो क्या है वायोलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड। ओके तो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू होता है a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर। म्यू का वैल्यू जैसे a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर, इसका मतलब क्या है लैम्डा इंक्रीज होगा तो म्यू डिक्रीज होगा। अभी हम लोग अगर देखेंगे इसका वेवलेंथ का ऑर्डर तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, सबसे ज़्यादा होगा येलो, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद ब्लू। क्वेश्चन में ये तीनों ही है, तो ये लैम्डा का ऑर्डर है। तो म्यू का ऑर्डर क्या होगा ब्लू ग्रीन येलो। म्यू का ऑर्डर हो गया, तभी ये म्यू क्या है ब्लू mu2 और ये ग्रीन पहला वाला mu1, ये क्या है येलो mu3। तो mu2 mu1 mu3 ऑप्शन भी करेक्ट है, सबसे इजी क्वेश्चन था। अभी देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में ए हॉरिजॉन्टल पैरेलल बीम ऑफ लाइट पासेस, ये पैरेलल बीम है, पासेस थ्रू ए वर्टिकल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है इधर से ये वाला लेंथ, ये कितना है 20 है 20 सेंटीमीटर, एंड इज देन रिफ्लेक्टेड बाय टिल्टेड प्लेन मिरर सो दैट कॉन्वर्स टू ए प्लेन। तो इसके 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस में क्या है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस में एक टिल्टेड मिरर है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले सीधा मिरर इमेजिन करेंगे। तो मान लो ये सीधा इमेज है,
सीधा एक मिरर है, ओके, इमेज नहीं, एक मिरर है। M is a point at which the axis of the lens intersects the mirror. The distance PM is 10 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है M। तो इसका वैल्यू कितना है? 10 सेंटीमीटर। इसका वैल्यू 10 होगा, सही है। तो 10 सेंटीमीटर में हम लोग इसको ऐसे प्लेस कर दिया। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस मिरर के लिए ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का यू कितना है? -10 सेंटीमीटर या +10 सेंटीमीटर लिख सकते हो। तो अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इसका इमेज कहाँ होगा? ऑब्जेक्ट उधर है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ओके, रियल ऑब्जेक्ट नहीं है। रियल ऑब्जेक्ट तो इनफाइनाइट में था, उसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे हुआ। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है इमेज, 10 सेंटीमीटर इधर होगा, इधर है इमेज। ये कब होगा? इमेज इधर कब होगा? जब ये जो पॉइंट है ना, मान लो ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है आई। तो आई में इमेज हुआ जब ये प्लेन ऐसा वर्टिकली था एक्सिस के साथ। तो हम लोग इसको अगर थोड़ा सा रोटेट कर देंगे, रोटेट करके इस एंगल में ड्रॉ कर देंगे। मान लो ये है न्यू पोजीशन, ये जो पोजीशन है। तो इससे क्या होगा? अगर मिरर को मैं थोड़ा सा एंगल शिफ्ट कर दूं तो ये इमेज भी क्या हो जाएगा? रेडियस पकड़ के ऐसा ऊपर जाएगा। मान लो ये दोनों का कोइंसाइड पॉइंट है। तो इसके रेस्पेक्टिवली ये जो लेंथ था 10, सेम डिस्टेंस में ये इमेज इधर होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ मिरर को रोटेट किया, मिरर का पोजीशन चेंज नहीं किया। तो हम लोगों को 12 में क्लास में हम लोग देखेंगे, थीटा एंगल मिरर चेंज करेंगे तो इमेज टू थीटा एंगल शिफ्ट हो जाता है। ऐसा ही कुछ है इसमें। तो अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, ये जो लेंथ है ये कितना होगा? ये रेडियस है ना, तो सर्कुलर ही मूव करेगा, जैसे मिरर मूव करे तो ऐसे ही इमेज मूव करेगा। तो ये 10 है और क्वेश्चन में इस पॉइंट को P दिया है एक्चुअल क्वेश्चन में, और इस पॉइंट को I दिया है, क्योंकि इमेज तो ऊपर बनेगा। और ये जो लेंथ है, ये लेंथ का वैल्यू क्या दिया है क्वेश्चन में? दिया 10 दे दिया है। PI का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, PM का वैल्यू 10 है और PI का वैल्यू भी 10 है। तो हम लोग क्या देखा? ये 10 और ये 10। तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल 10 10 10। तो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। क्वेश्चन में पूछा क्या था? क्वेश्चन में ये पूछा था डिस्टेंस बिटवीन द एंगल व्हिच इज मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल। इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये 15 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री। डिग्री 8 में कन्वर्ट हो गया टाइपिंग के लिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका एंगल क्या लिखेंगे? एंगल द मिरर मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल। एंगल क्या था? ये 60 डिग्री। तो इसके रेस्पेक्टिवली देखेंगे तो ये भी 60 डिग्री होगा, समझ रहे हैं ना? ये तो 90 डिग्री है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ देखो 60 डिग्री एंगल है, ये एंगल 60 डिग्री है और ये कितना होगा? ये भी 60 होगा। बेसिक है, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे पहले ये इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 7। ए कार रियर व्यू मिरर। कार में कौन सा लेंस लगा होता है? कॉन्वेक्स। इसलिए कार दिया है क्वेश्चन में। रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर का वैल्यू कितना है? 1.5 मीटर। वर्टिकल इमेज ऑफ द बास लोकेटेड 10 मीटर। इसका मतलब क्वेश्चन में यू का वैल्यू बोल दिया, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 मीटर। इसको हम लोग जनरली माइनस लेते हैं। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकस भी मिल जाएगा R/2 करके, साइन नेगेटिव होगा 1.5/2।
द फैक्टर बाय हुइच द मिरर मैग्नीफाई द साइज ऑफ द बास इज क्लोज टू। तो क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन पूछा है, मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना होता है -v/u इन केस ऑफ मिरर, लेंस के लिए +v/u होता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसमें तो u दिया है, सिर्फ v का वैल्यू फाइंड करेंगे तो केस कंप्लीट हो जाएगा। तो वी नो दैट 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f मिरर में, तो हम लोग इसको 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u लिखेंगे। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे v का वैल्यू मिल गया uf डिवाइडेड बाई u माइनस f। तो v का वैल्यू क्या होगा -10, f का वैल्यू -1.5 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई u का वैल्यू -10। तो माइनस से माइनस से प्लस हो जाएगा, +1.5/2। तो इससे माइनस माइनस कटेगा, तो 5 × 1.5 डिवाइडेड बाई माइनस ये 1.5 × 2, तो 10, ये हो रहा है 10 + 0.75। तो 5 × 1.5 15/2, और इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं -10 + 3/4। तो ये 15/2 × 4 -47, तो 30/47 नेगेटिव में आ रहा है, तो इसको हम लोग इधर पुट कर देंगे -(-30/47) डिवाइडेड बाई u का वैल्यू कितना है -10। तो माइनस माइनस कटेगा, फाइनली माइनस रह जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है -3/47। तो 3/47 हम लोग कटेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1.8 -1/18। -1/18 का वैल्यू b होता है ऑलमोस्ट 0.07, क्योंकि 100/18 होता है, 7 × 18 होता है 98, तो ऑलमोस्ट 100, तो 0.07 इज़ अ परफेक्ट आंसर। इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है फिगर शो ए बार मैग्नेट विद ए मेटालिक कॉयल कंसिडर फोर्स सिचुएशन। तो इस बार मैग्नेट को अगर मूविंग द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉयल, इसको अगर इधर ले जाओ तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज बोले तो डिक्रीज होगा, इधर से जितना फ्लक्स जा रहा है वो फ्लक्स कम पड़ जाएगा। तो वी नो दैट E = -d∅/dt अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। ये क्लास 12 में है और लोगों को पता है फ्लक्स चेंज करता है तो EMF प्रोड्यूस होता है। अगर मूविंग द कॉयल टू द इधर अगर मैं ले जाऊँ तो फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये पहला केस, ये दूसरा केस, ये दोनों केस में क्या प्रोड्यूस होगा E ≠ 0, E ≠ 0, क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट नहीं है। रोटेटिंग द कॉयल अबाउट द वर्टिकल डायमीटर, रोटेटिंग द कॉयल अबाउट द वर्टिकल डायमीटर। तो इसको अगर मैं रोटेट करूँ तो फिर भी फ्लक्स चेंज होगा, ऐसे 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 रोटेट किया, ओके, ऐसे ऐसे रोटेट किया तो रोटेट करेंगे तो फिर भी फ्लक्स चेंज होगा, कभी ऐसे जाएगा। तो ये सिचुएशन है, ये ऐसे ना, इसको ऐसे ऐसे रोटेट करेंगे था ना, इसको ऐसे ऐसे रोटेट करेंगे तो मान लो ये, तो मैक्सिमम फ्लक्स, तो इसे मिनिमम फ्लक्स और मैक्सिमम फ्लक्स। तो ऑप्शन 4 में क्या है, रोटिंग द कॉयल अलोंग इस एक्सिस, ऐसे 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 रोटेट करेंगे, तो ऐसे ऐसे रोटेट करेंगे तो फ्लक्स कैसे चेंज होगा, तो फ्लक्स कांस्टेंट, तो फ्लक्स कांस्टेंट होगा। तो इस केस में EMF = 0। तो ऑप्शन 1, 2, 3, 1, 2, 4 ये करेक्ट है, ऑप्शन C करेक्ट है। इन तीनों केस में EMF प्रोड्यूस होगा, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक इजी क्वेश्चन है। ए करंट ऑफ 0.1 मीटर फॉलो थ्रू 25 ओम रजिस्टर, रिप्रेजेंट द सर्किट डायग्राम द करंट इन द 80 ओम रजिस्टर। अभी जो ये जो सर्किट दिया है इसको हम लोग सिंप्लीफाई वे में ऐसा कर सकते हैं, 60 × 20 डिवाइडेड बाई 60 + 20। इसको करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 120 डिवाइडेड बाई 8।
तो 1 इंटू 5 15 ओम, और ये 25 ओम, और ये कितना है 20 ओम। अच्छा, और ये कितना है 80 ओम, ये भी वोल्टेज। तो क्वेश्चन में इसमें करंट पूछा है, इधर से करंट कितना जाएगा, और क्वेश्चन में ये वाला करंट दे दिया है 0.1 एम्पियर। तो एक बार अगर मुझे ये करंट मिल जाएगा ना I1, तो आराम से हम लोग I फाइंड कर सकते, अप्लाइंग KCL लॉ, सिंपल एडिशन सेम होगा। तो हम लोग ये सर्किट और ये सर्किट पैरेलल है, तो पैरेलल में बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, वो होता है वोल्टेज ड्रॉप। दोनों केस में वोल्टेज ड्रॉप 100% सेम होगा। इस सर्किट में जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा उसमें भी पैरेलल सर्किट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग वही यूज़ करेंगे। 0.1 इंटू टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ 15 + 25, ये किसका इक्वल होगा, राइट हैंड साइड में जो रेजिस्टेंस है उसका रेजिस्टेंस 20 इंटू उसका करंट हम लोग को पता नहीं है, तो I1 का वैल्यू कितना होगा 0.1 इंटू 15 + 25 40 40/20। तो हम लोग काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये 0.2 एम्पियर। तो अभी हम लोगों को I1 मिला है, अभी भी I फाइंड करना है। तो I क्या होता है 0.1 + I1, तो आंसर कितना होगा 0.1 + 0.2, आंसर होगा 0.3 एम्पियर। सी, ऑप्शन सी करेक्ट। इजी क्वेश्चन, नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, स्लर एनर्जी इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द अर्थ सरफेस एट द रेट अबाउट 1.4 kW/m², इंटेंसिटी इक्वल टू पावर बाई एरिया होता है, यूनिट देख के भी पता चल जाता है 1.4 इंटू 10⁻³ kW/m²। बस ये डाटा हम लोग ले लिया। अब दिया द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज, ये मल्टीप्लिकेशन में होगा, सेम प्रॉब्लम टाइकिंग में मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट नहीं दिया था। तो रेडियस कितना होगा 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। अभी क्वेश्चन में दिया है एनर्जी एंड मास m आर रिलेटेड बाय द आइंस्टाइन इक्वेशन इक्वल टू mc²। मतलब सन जो एनर्जी देता है वो कहाँ से देता है, कभी इसका जो मास है वो मास डिसिपेटेड होता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी ये जो मास पर सेकंड में कितना डिक्रीज हो रहा है वही पूछा है, क्योंकि क्वेश्चन देख मैंने पता चलता है सबका यूनिट पर यूनिट सेकंड, हाँ kg/यूनिट में है। तो हम लोग पहले ये देखेंगे कि अर्थ के लिए कितना एनर्जी खर्च होता है सन को, तो उससे कैसे लिखेंगे, एनर्जी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं d/dt। इसको हम लोग लिखेंगे, ये तो पावर है, पावर इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू एरिया। तो ये जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी का वैल्यू 1.4 इंटू 10⁻³। अभी एरिया क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एरिया होता है सन के रेस्पेक्टिवली अर्थ डिस्टेंस में। सन क्या होता है, ये एक लाइट होगा, तो लाइट क्या होगा इधर उधर सब में पूरा 3D स्पेस में लाइट देगा। तो ये लाइट जब निकलेगा वो एक स्फेरिकल शेप बनाएगा। तो ये क्या है, एक स्फेरिकल शेप। लाइट जो निकल रहा है उसका अगर मैं वेव फ्रंट देखूँ, वेव फ्रंट, तो वो होगा स्फेरिकल। तो स्फेरिकल का सरफेस एरिया कितना होता है 4πr² होता है, इसलिए इंटेंसिटी इक्वल टू पावर बाई 4πr²। इसका मतलब कोई भी एक पॉइंट में इंटेंसिटी कितना है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटेंसिटी 1.4 इंटू 10⁻³ और ये एरिया को हम लोग लिखेंगे 4π इंटू r²। तो r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस में जो स्फेरिकल बनाएगा, तो डिस्टेंस का वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻11 इसका होल स्क्वायर। तो अभी हम लोग d/dt को क्या लिख सकते हैं, m इंटू m.c²। m.dt के लिए आया नीचे, तो इसका वैल्यू हो रहा है 1.4 इंटू 10⁻³ 4π इंटू 1.5 इंटू 10⁻22। तो
तो m इक्वल टू 1.4 इंटू 10⁻³ इंटू 4 पाई इंटू 1.5 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻, सी स्क्वायर है 9 इंटू 10⁻16 हो जाएगा। तो हम लोग अभी काटेंगे 10⁻16 के साथ 10⁻22, ये होगा 10⁻6 और 9 से कटेगा ये 1.5 क्या होता है 3/2, तो ये 3 काटा, नीचे 3 है और ये जो 2 हुआ इस 2 को काटा 2 पाई, तो 2 इंटू ये जो 3 है इसको हम लोग काट सकते हैं 1.4 को, तो ये ऑलमोस्ट 0.5 है। 0.5 क्या होता है 1/2 होता है, तो ये 2 कट जाएगा, तो बाकी रहा क्या पाई। पाई कितना होता है 3.14 और ये पावर में कितना 10⁻6 10⁻3 10⁻9 kg/सेकेंड। तो ये है आंसर 3.4, इसका आसपास आंसर होगा एग्जैक्टली 4 के आसपास। 4 इंटू 10⁻9 kg, तो ऑप्शन ए है। 10⁻11 नहीं होगा, 100 3.4 और वो कहा 100 है, 100 इंटू 10⁻9, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नोट कर लो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इजी है, इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। I²R पावर इक्वल टू क्या होता है I²R, तो कभी भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देंगे तो हम लोग ये क्वेश्चन को एरर एनालिसिस से सॉल्व करेंगे। एरर एनालिसिस क्या करता है, इसको लॉग पी ले लेता है, तो ये क्या हो जाएगा 2 log I प्लस log R, बेसिक लॉगरिदम। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या हो जाएगा 1/p dp dt, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू di/i dt प्लस ये कांस्टेंट 0 है, तो हम लोग बोथ साइड dt हटा सकते हैं, तो ये होगा dp/p इक्वल टू 2 इंटू di/i, और इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया है करंट थ्रू द रजिस्टर इंक्रीजेस बोलो तो di/i, इसका वैल्यू कितना दिया है 3%, तो 2 इंटू 3 करके कितना होगा आंसर 6%। तो इसको डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो ये 2 मल्टीप्लिकेशन होता है उसका डिक्रीज के साथ, 3 इंटू 2 ओवरऑल ये सॉल्व कर लेता है। जिसको ये आता है 2 इंटू 3% 6%, ये नोट कर लो। ये इजी क्वेश्चन था KVY का। क्वेश्चन में क्या दिया है आइडियल गैस, ये थर्मोडाइनमिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है एक आइडियल गैस है इन ए सिलेंडर ऑक्यूपाइज ए वॉल्यूम V, मतलब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर गैस था, वॉल्यूम क्या था V था, तो इससे हम लोग क्या कर दिया, इसको प्रेशर दे के V/3 कर दिया, तो अभी इतना सही है, तो ये है V/3, ये था V। तो जब भी हम लोग ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रेशर क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा। ए आइडियल गैस फील्ड इन ए सिलेंडर ऑक्यूपाइज V गैस इज कॉम्प्रेस आइसोथर्मली टू द वॉल्यूम V/3, तो टेम्परेचर क्या है इनिशियल टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर सेम है। नाउ द सिलेंडर वाल्व इज ओपन, इसके बाद इसका जो वाल्व था, इधर मान लो वाल्व था, उस वाल्व को हम लोग क्या कर दिया ओपन कर दिया। ओपन करेंगे तो इधर से धीरे धीरे कुछ मॉलिक्यूल निकलते जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला है गैस अलाउड टू लीक कीपिंग टेम्परेचर सेम, तो निकलेगा बट टेम्परेचर क्या होगा सेम होगा T1 का। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एस्केप टू ब्रिंग द प्रेशर ऑफ द सिलेंडर बैक टू द ओरिजिनल प्रेशर, इधर जो प्रेशर था, तो हम लोग को पता है कि इसमें प्रेशर इंक्रीज होगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, तो इसमें प्रेशर क्या हो जाएगा V/3। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर हो जाएगा इसका प्रेशर क्या हो जाएगा 3P N1 इक्वल टू P2V2/N2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो
नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट नहीं है क्योंकि इधर से लीक किया था, जब तक 1 और 2 केस था तब नंबर ऑफ मोल सेम था, बट इधर से थोड़ा बहुत नंबर ऑफ मोल इधर से रिलीज किया, तो ये N2 है और ये N1 है। तो P1 V1 प्रेशर कितना आना चाहिए, इनिशियल प्रेशर का इक्वल है नंबर थर्ड केस में। वॉल्यूम क्या होना चाहिए, वॉल्यूम तो V/3 है, ये वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, इसके आके ये रुक गया, बट सिर्फ लीक किया। लीक करेंगे तो तब जाके प्रेशर थोड़ा रिलीज होगा, 3P से फिर से P में आ जाएगा। तो V/3 है, N2 का वैल्यू हमें पता नहीं है, N1 का वैल्यू N1 रख देते हैं। तो इससे क्या होगा, ये कटेगा P1 V कटेगा, ये V वॉल्यूम है, तो N2 का वैल्यू कितना होगा N1/3। तो इधर से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, इधर से हम लोग डेल्टा N फाइंड कर सकते हैं। तो डेल्टा N कितना लीक हुआ इधर में, तो वो उसका वैल्यू होगा N1 माइनस N1/3। अगर हमें डेल्टा N/N फाइंड करना है, N1 फाइंड करना है, तो ये क्या होगा 2N1/3 इंटू N1, तो ये कितना होता है 2/3, जिसका वैल्यू होता है 0.67। अगर हम लोग परसेंटेज में लिखेंगे तो ये क्या होगा, इसका परसेंटेज होगा 66.67%। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। वही पूछा है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नाउ द सिलेंडर, क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये जो परसेंटेज है इसका मतलब क्या है, डेल्टा N/N इंटू 100। ये भी टफ तो नहीं कहेंगे बट मीडियम क्वेश्चन था, थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट चाहिए इसके लिए, नोट कर लो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ए इलेक्ट्रॉन एंटर्स द चेम्बर व्हिच इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट एज शोन इन द फिगर। इसमें मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है। तो हम लोग जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन एक्चुअली 12 बेस्ड था। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एप्रोप्रिएट मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो अप्लाइड सो दैट द इलेक्ट्रॉन ट्रैवल अनडेविएटेड विदाउट एनी चेंज इन स्पीड थ्रू द चेम्बर। वी आर इग्नोरिंग ग्रेविटी, देन द डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा है, इलेक्ट्रॉन अनडेविएटेड होगा। इलेक्ट्रॉन अनडेविएटेड मतलब नेट फोर्स क्या है, 0 है। तो इसमें दो फोर्स आएगा, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा, एक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स Q इंटू F प्लस E इंटू, और एक मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, E इंटू V क्रॉस B। जो 11 का स्टूडेंट है तो उसके लिए ये थोड़ा मतलब डाइजेस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ये मैग्नेटिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई भी चार्ज को वेलोसिटी दे दो तो ये फोर्स जनरेट करता है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ये सबको आता भी है, क्योंकि जैसे हम लोग mg लिखते हैं ऐसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स को E इंटू ई लिखते हैं, G कन्वर्ट टू E, M कन्वर्ट टू चार्ज। तो इससे क्या होगा, हम लोग ए काट देंगे तो F का वैल्यू कितना आया, माइनस ऑफ V क्रॉस B। अब क्वेश्चन इजी है। अब वेलोसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन का ऐसे हम लोग फेंका, इलेक्ट्रॉन का फेंका, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऊपर है। तो ये चारों उंगली जो है, ये चारों उंगली 1 2 3 4, इसको हम लोग ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे तो बाहर आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, प्लस के कैप। तो उसके साइड में तो ये माइनस था, तो फाइनली इसका आंसर क्या हो गया, माइनस के कैप। तो माइनस के कैप मतलब अंदर, इस नेगेटिव के लिए अंदर है, V क्रॉस B के लिए बाहर है, बस साइड में एक नेगेटिव है, इसके लिए अंदर है। तो ऑप्शन डी करेक्ट, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर। इस पेपर की नॉर्मल है, इस पेपर की नॉर्मल है ना, तो इसके नॉर्मल टू द पेपर इन टू द प्लेन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सॉल्यूशन नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या दिया है, 2 स्टोन्स ऑफ मास M1, ये M1 मास है, ये M2 मास है, एकदम इजी क्वेश्चन। अ ड्रॉप डेल्टा टी अपार्ट फ्रॉम द सेम हाइट टूवर्ड्स द, ये M1 M2 दिया है, इसका कोई काम नहीं है। सेम हाइट से ड्रॉप किया, the ground at a later time, the difference in their speed delta V and their mutual separation delta S while both stones are in flight।
मान लो इसका इनिशियल पोजीशन क्या था, u इक्वल टू 0 था, तो पार्टिकल नीचे जा रहा है, तो ये कोई भी पोजीशन पे वेलोसिटी v1 क्या होगा, gt होगा। एक्चुअल में सही से लिखूँ तो माइनस जी इंटू t1 होगा। तो अभी ये पार्टिकल इधर आ गया, तो ये पार्टिकल थोड़ा ऊपर बाद में छोड़ा है, तो इसके लिए क्या होगा, v2 इक्वल टू माइनस g2 होगा। तो डेल्टा v का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा v का वैल्यू g t1 माइनस t2 होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, g इंटू डेल्टा t। तो ये तो टाइम है ना, मान लो ये t1 का वैल्यू 3 सेकेंड और t2 का वैल्यू 2 सेकेंड, तो डेल्टा t क्या होगा, 3 माइनस 2 1 होगा, जो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है इसलिए वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट। तो अभी हम लोग अगर इस क्वेश्चन को अभी हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज़ आना चाहिए, वो क्या है, वो एस इक्वल टू हाफ ऑफ जी इंटू 2n-1 फॉर्म था। अभी देखो जब पार्टिकल, पहला वाला पार्टिकल ऊपर से नीचे आएगा, एक पानी का ड्रॉप जैसे गिरता है, मान लो ये पार्टिकल इधर आ गया, तो ये जो डिस्टेंस है n इक्वल टू 1 में इसका वैल्यू कितना होगा, g/2 होगा। S1 का वैल्यू कितना होगा, g/2 होगा। तो उसके पहले जो पार्टिकल को फेंका था, उस पार्टिकल मान लो 2 सेकेंड में इधर आ गया, तो ये जो पोर्शन है 2 सेकेंड के लिए क्या होगा, 3g/2 होगा। तो ये जो डिफरेंस है, अभी जो ये जो डिफरेंस है वो कितना है, डेल्टा एस इक्वल टू 0.5g। ओके, अभी टाइम को हम लोग चेंज किया, अभी हम लोग मान लो ये पार्टिकल अभी कहाँ है, और भी नीचे है, और भी नीचे। तो मान लो ये 3 सेकेंड में है, तो 3 सेकेंड में क्या होगा, 3 सेकेंड में क्या होगा, 5g/2, और उसका हल क्या होगा। तो अभी हम लोग अगर सेकेंड पार्टिकल के बारे में सोचेंगे, तो सेकेंड पार्टिकल के लिए ये होगा 3g/2। अगर हम लोग दोनों को माइनस कर देंगे तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, 5g/2 माइनस 3g/2। तो ये कितना है, g है। तो पहले वाले डेल्टा एस क्या था, पहले केस में डेल्टा एस क्या था, 0.5g। अभी डेल्टा एस 2 क्या है, g। तो ये इसका मतलब क्या है, 0.5g से g इंक्रीज हो रहा है, तो डेल्टा एस क्या होगा, इंक्रीज होगा। डेल्टा बी रिमेन कांस्टेंट, डेल्टा एस इंक्रीजेस। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो। इसका जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को इस वे से करोगे तो ज़्यादा समझ आएगा, नहीं तो बाकी जितना भी वे है इक्वेशन पुट करके तो एग्जैक्टली वो सही नहीं है जितना भी। तो इससे आपको जस्ट फील मिलेगा, क्वेश्चन को एकदम सही से फील मिल रहा है। अभी क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन बहुत मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, जेईई मेन से भी ऊपर है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, देखते क्या करें। 16 में क्या दिया है क्वेश्चन में, 2 आइडेंटिकल यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक एंड ए सॉलिड स्फीयर ऑफ ए रेडियस are to be balanced to the edge of the habitable such that the center of sphere remain at the maximum possible horizontal distance, उधर जितना भी maximum हो सके, from the vertical edge of the table without toppling as indicated in the figure. If the mass of the each block is capital M, sphere is m/2, maximum distance can be, ये m/2 है, ये m है, ये भी m है। तो जो क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया है वो एक जनरल केस था, तो वो कितना मैक्सिमम हो सकता है, ये मैक्सिमम उतना हो सकता है, मान लो ये अगर इसका जो mg है m/2g, ये अगर इस साइड से जाएगा तो टॉपलिंग नहीं करेगा, तो हम लोग एकदम ऊपर से टॉपलिंग चेक करेंगे। ये और थोड़ा सा राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये टॉपलिंग करके गिर जाएगा, तो मैक्सिमम तक इतना हो सकता है। तो अभी ये जो ऊपर वाला जो ब्लॉक है
ऊपर वाला का ब्लॉक का मास m है तो उसकी वजह से ये mg है, और ये वाला जो डिस्टेंस इसको हम लोग y पकड़ लेते हैं, तो इसके रेस्पेक्टिवली हम लोग क्या करेंगे, इसके रेस्पेक्टिवली हम लोग टॉर्क लेंगे। तो ये mg, ये वाला डिस्टेंस y है, और ये क्या होगा, टोटल कितना था, L/2 है, एकदम कॉर्नर में है और ये सेंटर ऑफ मास है तो L/2 है, तो ये कितना है, L/2 माइनस y। तो अभी ये जो mg है इस पॉइंट के रेस्पेक्टिवली, मान लो ये P पॉइंट है, P पॉइंट के रेस्पेक्टिवली ये mg वाला टॉर्क ऐसे लगेगा, और उधर से m/2g वाला टॉर्क इंटू y ऐसे लगेगा। तो हम लोग नेट टॉर्क इक्वल कर देंगे समेशन ऑफ टॉर्क इक्वल टू 0 फॉर नॉट टपलिंग, टपलिंग नहीं होगा जब नेट टॉर्क 0 होगा। तो mg के लिए कितना होगा, mg के लिए हम लोग लिख सकते हैं mg इंटू L/2 माइनस वाई इक्वल टू m/2 इंटू जी इंटू वाई। इससे क्या होगा, mg कट जाएगा तो L/2 माइनस वाई इक्वल टू y/2। तो हम लोग इससे क्या लिख सकते हैं, 3y/2 इक्वल टू L/2, सो दैट y इक्वल टू L/3। तो y का वैल्यू मिल गया। अभी ये mg है तो हम लोग नीचे, ये तो ऊपर पहले m/2g, अभी इससे अभी ये भी तो है, तो इसका मतलब हम लोग इस पॉइंट में नेट टॉर्क 0 किया, इसका मतलब इन दोनों सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का जो वेट है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है। ओके, इस पॉइंट से ही पास करता है। इस पॉइंट को अगर सेंटर ऑफ मास लेंगे तो इसको माइनस L/2y लिखेंगे, तो हम लोग लिखते हैं ना m L/2 माइनस y, ये माइनस है, तो m1 x1 प्लस m2 x2। अभी सेंटर ऑफ मास ही ओरिजिन में है, इसको अगर मैं ओरिजिन मान लूँ तो क्या होगा, एक सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो इससे m1, अभी हम लोगों का पास जो m1 m है, ये m है और वो है m/2, तो m/2 इंटू क्या होता है, y होता है माइनस m इंटू L/2 माइनस y इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि एक सेंटर ऑफ मास ओरिजिन में है। इससे भी हम लोगों का y का वैल्यू कितना मिलता है, y का वैल्यू L/3 मिलेगा। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास पासिंग थ्रू दिस, किसका सेंटर ऑफ मास, ऊपर दो सिस्टम है, एक स्पेयर है और एक रॉड है, तो दोनों का नेट मास कितना होगा, m प्लस m/2। तो टोटल मास कितना है, 3m/2। अभी 3m/2 इधर से पास कर रहा है, तो और ये नीचे वाला जो सिस्टम है उसका भी तो एक मास है mg। और क्वेश्चन में ये जो पोर्शन है कोई भी एक मान लो, ये ओके, ये एक दाग दिया है, ऐसा एक लाइन दिया है, क्वेश्चन में बीच में ये लाइन, इस लाइन से ये जो डिस्टेंस है कितना है, x दिया है क्वेश्चन में, तो हम लोग इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है अभी। तो वो है x, ये जो पोर्शन है ये x लिखा है, वो एकदम एंड पॉइंट में चला गया। तो अगर x है तो ये वाला लेंथ कितना होगा, टोटल x है तो ये वाला लेंथ कितना होगा, x माइनस वाई होगा। और ये अगर L/2 है तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला टोटल L/2 है तो ये L/2 माइनस x माइनस वाई। तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, नेट मोमेंटम इक्वल टू 0। नेट मोमेंटम अगर इक्वल टू 0 करो तो mg इंटू L/2 माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 3m/2। इसके लिए कितना होगा, x माइनस वाई होगा, 3m/2 x माइनस वाई। mm गया, ये mg है तो mm गया, gb गया,
तो l/2 माइनस एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या था, l/3 था, ठीक है। भी उसमें क्या है 3/2 एक्स माइनस 3/2 इंटू l/3 वाई का वैल्यू। तो 3/2 एक्स इधर आ जाएगा, वाई एक्स को उधर ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा 5x/2 हो जाएंगे। l/2 प्लस l/3 माइनस l/2, ये माइनस है, ये आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये l प्लस l/3 इक्वल टू 5x/2। तो x का वैल्यू कितना होगा, ये 4l है, 4l/3 तो 8l/5 हो जाएगा। तो 8l/5 और एक 3 भी मल्टीप्लिकेशन होगा, ये 3 ऊपर जाएगा, तो इसका आंसर कितना है 8l/15, 8l/15। ये ऑप्शन ए है। ये आर फॉर कुछ नहीं आएगा, क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम तो इसको कितना उधर शिफ्ट कर सकते हैं, सही है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, पी एंड क्यू स्केटिंग टुवर्ड्स ईच अदर, स्केटर पी थ्रोज ए बॉल, एक बॉल को फेंका, इस बॉल को फेंका, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, लास्ट में दिया है x। तो 5 मीटर सेकेंड के बाद और एक बॉल फेंका, तो 5 मीटर पर सेकेंड में ये इधर पहुंच जाएगा p। तो इन दोनों के बीच में अभी डिस्टेंस कितना होगा, x माइनस 5 होगा। तो क्योंकि 5 इंटू 1, p का वेलोसिटी क्या था 1 मीटर पर सेकेंड, p का वेलोसिटी कितना है 1 मीटर पर सेकेंड, क्वेश्चन में दिया है। तो q रिमेन कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी, वो जो बॉल है, बॉल का वेलोसिटी क्या होगा, तो अगर मैं इधर से फेंकूँ तो पहला बॉल को उधर पहुंचने के लिए फेंक दिया, तो पहुंचने के लिए डिस्टेंस, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना है 2 है। सेकेंड केस में क्या होगा, सेकेंड केस में t2 इक्वल टू ऑलरेडी 5 को तो हम लोग ऐड करेंगे, उसके साथ क्या ऐड होगा, ये x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, q तो मूव नहीं कर रहा है, p ही मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू 0 होगा, खुद ही भाग रहा है, खुद ही फेंक रहा है, तो 2 ही होगा। इधर भी लिख भी दिया, नॉट रिस्पेक्ट पे p ऑलवेज हैंड विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड में जाएगा। तो ये पहला वाला केस है, तो हम लोग इधर से डेल्टा टी फाइंड कर सकते हैं। डेल्टा टी का वैल्यू अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x/2 कटेगा, तो 5 प्लस x/2 माइनस 5/2 माइनस x/2, ये काटा, तो आंसर कितना है 2.5। ऑप्शन सब में 2.5 नहीं है, ए में है और डी में है, इन दोनों में एक आंसर होगा। तो इस आंसर के लिए हम लोग सेकेंड केस में जाना पड़ेगा, q रन विथ स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, अभी p रेस्ट में है, p से अगर कोई भी पार्टिकल फेंकूँ तो उसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड होगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, मान लो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस x है, तो इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए q को रेस्ट करना होगा। q को बोलेंगे भाई तू रुक जा उधर, q को रोकना है, वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू q, वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू q क्या होता है, vp माइनस vq होता है। तो अभी vq का वेलोसिटी कितना है, -1 है, क्योंकि इस डायरेक्शन में है, तो एक्चुअल में वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू कितना हुआ 2 + 1, तो ये 3 हुआ। तो इसका ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, q को रिस्पेक्ट करना है तो q को बोलो तू बेटा उधर रुक जा, वो कैसे रुकेगा, उसके पीछे एक वेलोसिटी लगा दो, ले रुक जा बेटा 1 मीटर पर सेकेंड, तो नेट वेलोसिटी 0, तो एक्स्ट्रा जो कलर हम लोग ऐड किए उधर, ये कलर इधर भी ऐड करना पड़ेगा 1 मीटर पर सेकेंड, तो 2 + 3 मिलके क्या हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। ये पॉइंट है P, तो ये पॉइंट है Q, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है x है। तो हम लोग इससे क्या अप्लाई करेंगे t = d1 = x/3 अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो तो रुका हुआ है, उसको रोक दिया, रुक जा, नहीं तो ये क्वेश्चन थोड़ा और भी टिपिकल होगा। सेकेंड केस में क्या है 5 सेकेंड में p थोड़ा मूव करके इधर आ जाएगा, तो अभी डिस्टेंस कितना होगा x - 5 होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे t2 का वैल्यू
T2 का वैल्यू क्या लिखेंगे 5 प्लस x माइनस 5 बाई 3, तो x माइनस 3 कट जाएगा, तो सेकेंड केस में डेल्टा टी का वैल्यू होगा 5 माइनस 5/3, क्योंकि x माइनस 3 दोनों साइड से कटेगा। तो आंसर कितना होगा 5/3, इसका वैल्यू होता है 5 माइनस 2.67, तो इसका वैल्यू होगा 3.3 सेकेंड। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट, नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 18, ये सब मल्टीप्लिकेशन में है। टेन वाट इलेक्ट्रिक हीटर इज यूज टू हीट ए कंटेनर filled with 0.5 kg 0.5 kg ऑफ वाटर। इसमें कितना है 0.5 kg। तो इसको हीट किया किसने, इलेक्ट्रिक हीटर ने। इलेक्ट्रिक हीटर से हम लोग इसको हीट किया, तो हीट करेंगे तो ये गर्म हो जाएगा। इट इज़ फाउंड दैट टेम्परेचर ऑफ द वाटर एंड द कंटेनर राइज, दोनों कितना राइज किया 3 केल्विन। तो इसका दो केस होगा, इसलिए हम लोग स्पेस थोड़ा लेंगे। तो पहला केस में डेल्टा टी कितना है 3 केल्विन, टाइम कितना लगा 15 मिनट। इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 15 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 60 900 सेकेंड। द कंटेनर इज इम्पेट, तो कंटेनर को क्या कर दिया, खाली कर दिया। तो उसके बाद उस कंटेनर में अभी हम लोग क्या पुट करेंगे, ऑयल पुट कर लेंगे। और हीटर जो है अभी भी सेम पावर का ही हीटर है, सेम पावर का ही हीटर यूज़ किया। नाउ ऑब्जर्व दैट सेम हीटर राइजेज द टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर ऑफ ऑयल सिस्टम बाई 2 केल्विन। तो इसमें कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया 2 केल्विन। टाइम कितना लगा 20 मिनट। इसका मतलब 20 इंटू 60 1800 सेकेंड 1200 सेकेंड। Assuming that no heat loss in the process, specific heat capacity of the oil, इसका मतलब SO पूछा है ऑयल। तो हम लोग इधर से पहले क्या करेंगे, जो हीट दिया था, हीट इक्वल टू क्या होगा पावर इनटू टाइम होगा। तो E M वाटर, S वाटर, डेल्टा T मस्ती MST, उसके साथ क्या करेंगे MC। ये मस्ती हो गया तो मस्ती करेंगे, थोड़ा हीट अप हो गया। तो इस हीट की और प्लस क्या होगा कंटेनर, एस कंटेनर इंटू डेल्टा टी। तो हम लोग डेल्टा टी को कॉमन ले सकते हैं। तो H इक्वल टू पी टी, पी का वैल्यू कितना है 10 इंटू टी का वैल्यू कितना है 900। MW का जितना 0.5 इंटू SW क्या होगा जूल में करेंगे तो 4200। डेल्टा टी कॉमन ले लिया प्लस MC SC इंटू डेल्टा टी का वैल्यू कितना है 3। तो 3 से 900 काटा तो 300 हुआ, ये 3000 हो गया। और इधर से 0.5 इंटू 4200 प्लस MC SC, तो ये क्या हो जाएगा 2100 प्लस MC SC। तो फाइनली हम लोगों को MC कंटेनर इंटू SC हीट कैपेसिटी कितना मिला 900 मिल गया। तो हम लोग वो जो वैल्यू मिला है वो वैल्यू इधर काम आएगा। तो अभी वही पावर सेम है बट टाइम अलग है। टाइम कितना है पावर 10 है इंटू टाइम कितना है 1200। ये किसका इक्वल होगा M ऑयल S ऑयल डेल्टा टी तो कॉमन जा जाएगा प्लस कंटेनर अभी वही सेम है MC SC। डेल्टा टी का वैल्यू कितना है 2 केल्विन। तो हम लोग क्या करेंगे इससे MC प्लस SC का वैल्यू पुट कर देंगे। तो MO का वैल्यू कितना है
मास कितना है 2 kg, तो 2 इंटू SO प्लस MCSC का वैल्यू 900 और 2 इधर आके काटा तो 6000 हुआ, तो 2 SO का वैल्यू कितना होगा 5100 5100, तो SO का वैल्यू कितना होगा 2.5 इंटू 10⁻³ ऑप्शन ए करेक्ट है। ये थर्मोडायनेमिक्स हीट का क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है, रे लाइट इंसिडेंट ऑन द ट्रांसपेरेंट स्फीयर एट द एंगल π/4, ये एंगल कितना है π/4 है। तो π/4 हमें कैसे पता, ये डायग्राम तो क्वेश्चन में नहीं दिया है, हम लोग कोई भी पोर्शन में इस लाइट को इंसिडेंट कर सकते हैं, अगर हमें एंगल फाइंड करना है तो हम लोग सेंटर से एक लाइन खींचता है, वही होता है नॉर्मल। ये नॉर्मल, तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल किया π/4 एंगल किया। ये लाइट गया, तो लाइट जाने के बाद ये लाइट जाना चाहता था इधर, तो ये स्फीयर है, स्फीयर सॉलिड स्फीयर बोले तो सॉलिड ही होता है, तो और ये ग्लास से है, तो ये इसका म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होगा तो इस पोजीशन में जाके हिट करेगा। तो ये एंगल 5/4 है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स R होगा, तो ये कितना है रेडियस R है, ये भी रेडियस R है, तो ये भी क्या होगा स्मॉल r होगा। तो अभी क्वेश्चन में दिया है क्या, इमर्ज फ्रॉम द स्फीयर आफ्टर सफरिंग इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका मतलब इधर से बाहर भी निकल गया, तो बाहर निकलने के पहले उसको क्या करना पड़ा, रिफ्लेक्शन करना पड़ा, तो रिफ्लेक्शन होगा तो ये स्मॉल r है, तो ये भी स्मॉल r है, तो इधर से हमें एक लाइन खींचना पड़ेगा। तो कोई भी पोर्शन में लाइट इंसिडेंट हो जो भी हो, तो सेंटर से हम लोग एक लाइन खींचते हैं, सो दैट हमें नॉर्मल क्या है वो पता चले। तो इसका मतलब इधर ये पोर्शन है, तो इस पोर्शन से ये जाना चाहिए था इधर, ये इधर जाना चाहिए था, तो वो नहीं जाएगा क्योंकि मीडियम क्या हो गया, चेंज हो गया, इसलिए ये लाइट, इस लाइट को कहा जाना है इधर जाएगा, ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। तो हम लोग ये जो एंगल है, ये एंगल π/4 होगा। कैसे होगा π/4, देखो जब इंसिडेंट हुआ था तब हम लोग क्या लिखेंगे, μ1 इंटू साइन π/r अकॉर्डिंग टू स्लेन्स लॉ इक्वल टू म्यू इंटू साइन r। तो उसके बाद फाइनल जो इधर से निकल रहा है, तो ये एंगल कितना है, ये भी तो r एंगल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे म्यू इंटू साइन r इक्वल टू, हमें ये एंगल पता नहीं है मान लो, तो 1 इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, साइन थीटा का वैल्यू होगा म्यू इंटू साइन r, जिसका वैल्यू साइन π/4 का इक्वल है, इधर से पुट कर देंगे तो थीटा का वैल्यू कितना मिल जाएगा π/4। इसलिए ऐसे ही होता है, जिस एंगल में इंसिडेंट होता है वही एंगल में रिफ्लेक्टेड होकर बाहर भी इमर्ज भी होगा। तो इनिशियल केस में हम लोग डेविएशन क्या फाइंड कर सकते हैं, ये वाला है डेविएशन डेल्टा 1 होगा क्या π/4 माइनस, ये π/4 है, तो इसको भी π/4 होना चाहिए था अगर सेम डायरेक्शन में जाता, तो वो नहीं गया, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, तो π/4 माइनस r है, इधर डेविएशन 2 हुआ, ये जाना चाहता था इधर, तो ये एंगल कितना है 180 या π-2r, और ये जाना चाहता था इधर, तो ये क्या है π/4 माइनस r, ये टोटल एंगल कितना है π/4, जो जाना चाहता था r, तो ये डेविएट हो गया कितना, ये वाला एंगल, तो π/4 माइनस r, तो सबका डेविएशन हम लोग ऐड कर देंगे, तो नेट डेविएशन डी नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। डेल्टा 1 का वैल्यू कितना है π/4 माइनस r1, डेल्टा 2 का वैल्यू कितना है π-2r, डेल्टा 3 का वैल्यू कितना है π/4 माइनस r है। बहुत बढ़िया। तो हम लोग क्या करेंगे, ये r π/4, तो π/2 प्लस π-4r, तो इसका वैल्यू कितना होगा 3π/2 माइनस 4r।
बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, ये 12 का थोड़ा टॉपिक है बट क्वेश्चन अच्छा है। हम लोग 11 का जो 10 में जो स्नेल्स लॉ था रिफ्रैक्शन में, उससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो जल्दी नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन में क्या दिया है, एन इलेक्ट्रॉन विथ इनिशियल स्पीड, ये सब मल्टीप्लिकेशन में है, ये सब मल्टीप्लिकेशन में है, ये मल्टीप्लिकेशन में है। एन इलेक्ट्रॉन विथ एन इनिशियल स्पीड 4 × 10⁶ एक इलेक्ट्रॉन है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है तो उसका एक वेलोसिटी दे दिया है कितना v, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv²। तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर एक नेगेटिव देना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद ही नेगेटिव है, तो इसलिए इधर एक फोर्स होगा, इलेक्ट्रॉन में एक फोर्स होगा पीछे। तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, E × E। तब जाके ये इलेक्ट्रॉन रोकेगा ना, इसका मतलब इधर रोकने वाला कोई आएगा प्लस, यही तो वोल्टेज डिफरेंस है भी। तो इस इलेक्ट्रॉन जब उधर मूव करेगा तब वर्क डन क्या होगा, वर्क डन = F × dx होता है। तो E × dx, इलेक्ट्रिक फील्ड × dx क्या होगा, वोल्टेज होगा, तो इसलिए वर्क डन क्या होगा, EB होगा। यही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होके इसके अंदर रह जाएगा। ये पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन जो भी है, ये किसका इक्वल होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी का इक्वल होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज कितना होगा, हाफ ऑफ mv², फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो हम लोग वर्क डन को क्या लिखेंगे, माइनस E, माइनस माइनस कट जाएगा, तो E × V लिखेंगे। तो ये V क्या है, वोल्टेज है, ये जो बड़ा वाला V है वो क्या है, वोल्टेज। तो हम लोगों को क्वेश्चन में वही फाइंड करने बोला, वोल्टेज इक्वल टू mv²/2E। इसको हम लोग धीरे धीरे कैलकुलेट करके आंसर फाइंड कर लेंगे। मास का वैल्यू कितना है, 9 × 10⁻−31। वेलोसिटी का वैल्यू कितना है, 4² बोले तो 64, 4² बोले तो 16 × 10⁻12 डिवाइडेड बाई 2 × 1.6 × 10⁻19। तो 10⁻19 जाएगा तो 10⁻⁻, तो इसको काटेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, इसको हम लोग ये 10⁻12 इससे कट जाएगा, तो ये 16 से कटेगा, तो एक 0.1 हो गया, ये 4/2 कितना हो गया, 4.5 डिवाइडेड बाई 0.1, तो ये 45 वोल्ट हो गया। तो 45 इलेक्ट्रॉन्स मूव्स हायर पोटेंशियल, ये क्या है, हायर पोटेंशियल, ये था हायर पोटेंशियल और ये है लोअर पोटेंशियल। तो ये आंसर करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। ये क्लास 12 का क्वेश्चन है, हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ करके इसको सॉल्व किया है। चलो बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, इसमें करंट दिया है I, तो हम लोग सिर्फ वही सर्किट लिखेंगे। ये I करंट आया, ये करंट आके इधर R, इधर कितना है R, और ये R, और ये कितना है R + R मिलके 2R हो गया। ओके, बाकी इस सर्किट का कोई मतलब नहीं है, हम लोग I के रेस्पेक्टिवली डिवीजन करेंगे करंट डिवीजन रूल यूज़ करके। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये कितना है R है, और ये 2R और R पैरेलल में है, तो 2R × R डिवाइडेड बाई R + 2R, ये कितना आ रहा है 2R/3। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2R/3। ये क्या है R है, और ये करंट I आ रहा है। तो 2R/3 + R क्या है, सीरीज में है ये R, तो 2R/3 + R कितना होता है, 2R/3 + R 5R/3 है,
और ये R है और ये करंट I आया। तो मान लो इधर से करंट गया I1, इधर से करंट गया I2। तो वी नो दैट इसको हम लोग सॉल्व करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। I1 इज टू I2 इक्वल टू, ये पैरेलल सर्किट है तो वोल्टेज डिफरेंस से होगा, तो V/R, इसको I1 किसको लिया उसको, तो V/5R/3 इज टू V/R लिखेंगे तो इससे क्या होगा 3:5 रेशियो मिल जाएगा। इसका मतलब I1 का वैल्यू कितना है 3I/8 है। तो 3I/8 अगर इस तरह से एंट्री करेगा 3I/8, इसका मतलब ये इस इधर जाके दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक R एक 2R है। तो हम लोग क्या करेंगे I3, इसको मान लो I3 ले लो, इसको I4 ले लो। तो I3 इज टू I4 क्या होगा 1/2R इज टू 1/R, इसका मतलब 1:2 हो जाएगा। तो I3 का वैल्यू कितना होगा 1/3 इंटू जो करंट आया था, वो कितना था 3I/8। ये करंट कितना है 3I/8। तो 3 काटा तो इसका वैल्यू कितना आया I/8। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था I इज टू I3, तो उसका वैल्यू कितना होगा 8 होगा। तो 8 ऑप्शन ए है, ऑप्शन 8 करेक्ट है। हम लोग 2013 KVPI का सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है अभी भी। ये क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन इजी था, कुछ क्वेश्चन मीडियम टफ था, बट क्वेश्चन पे पीछे एक चीज़ था कि कॉन्सेप्ट बेस्ड था, ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करता है KVPI। तो अभी हम लोग बाकी जितना भी पेपर है प्रीवियस ईयर का सब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। अगर ये जो जितना भी आज का वीडियो था इसमें अगर आपको कुछ नया कुछ कॉन्सेप्ट मिला, कुछ लर्निंग मिला, अगर आप कुछ ज़्यादा सीख पाए, पहले जितना भी था आपका नॉलेज थोड़ा इंक्रीज़ हुआ, तो ज़रूर को ये जो वीडियो है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो तब तक के लिए ओके बाय।